माँ, अब कभी वापिस मत आना। पिता की मौत के बाद बेटे का दुख। 4 साल की उम्र की बहुत सी बातें अब मस्तिष्क से धूमिल हो गई हैं, किंतु वो पल हमेशा याद रहा जब मेहमानों के छोटे से समूह के सामने मुझ छोटे से बालक को अजीब से असमंजस में डाल दिया गया था। 12 सितंबर की सुहानी शाम थी। मीठी मीठी पुरवाई चल रही थी। पिताजी के सरकारी आवास के लॉन की हर झाड़ी की हर डाली को बिजली की झालरों से सजाया गया था। बीच के घास के छोटे से मैदान पर गुलाबी आवरण ओढ़े कुर्सियों के बीच 7-8 राउंड टेबल लगे थे, जिन पर ताजे फूलों के खूबसूरत फूलदान सजे हुए थे। सामिस और निरामिस भोजनों की सौंधी महक, मेकअप में लदी फदी रमणियों के विदेशी सेंट की खुशबू, पसीने की बदबू को दबाने के लिए झोंके गए डीओ के बबूके और हमारे लॉन में गमक रही रजनीगंधा की मनमोहक सुगंधी से मिलकर बनी हुई एक नई संक्रमिक उबाऊ सी गंध धीमे सुर में संगीत के आनंद को भी बाधित कर रही थी। और हाँ, एक वास या सुवास को तो मैं बताना ही भूल गया। वो थी एल्कोहल की तीखी झल्लास जो फूलों के पराग पर मंडराने वाले भंवरों की तरह सुरा के साथ शाम बिताने वाले आबिजाते मेहमानों को अपनी ओर खींच रही थी। गप्पों के बीच ठहाके गूंज रहे थे। लगभग सारा पुरुष वर्ग और आधी से अधिक महिलाएं अलग अलग रंगों के पेय के गिलास हाथों में लेकर मानो दुनिया के सारे तनावों और विसंगतियों को खुद से परे धकेलकर पार्टी के आनंद में डूब जाना चाहते थे। वैसे भी आर्मी के लोगों का जीवन जीने का एक अलग मनोविज्ञान होता है। वे अनिश्चित से जीवन में आज को भरपूर जीना चाहते हैं। तभी वो क्षण आया जब मुझे अपने जन्मदिन का केक काटना था। सारी भीड़ टेबल पर सजी केक के चारों तरफ एकत्रित होकर तालियां बजाने लगी। मेरे हाथ में एक खूबसूरत रिबन में लिपटा हुआ चाकू थमा दिया गया। पापा के इशारे पर मैंने मोमबत्तियों पर फूंक मारी। एक पतली सी धुएं की लकीर ऊपर उठकर शून्य में विलीन हो गई। वातावरण तालियों और हैप्पी बर्थडे के सामूहिक स्वरों से गूंज उठा। केक काटो मेरे प्यारे बच्चे, आपने ममता भरे शब्दों में कहा था मोम। भले ही मेरी उम्र 4 साल की थी, मगर अब तक न जाने कितनी बर्थडे पार्टियों में ये परंपरा दोहराई जाते देख चुका हूँ। मैंने चाकू से केक काटकर एक टुकड़ा अलग किया और उंगलियों में टुकड़ा लेकर प्रश्नवाचक निगाहों से एक ओर खड़ी आप और दूसरी तरफ खड़े पापा की ओर देखने लगा। तभी भीड़ से आगे निकलकर आई एक चंचल सी महिला ने जुमला उछाला जिसने मुझे अजीब से असमंजस में डाल दिया था। आज देखें पुरु किसको ज़्यादा लव करता है, मम्मी को या पापा को। जिसको ज़्यादा प्यार करता है उसे ही पहला केक खिलाएगा। आज जब मेरी उम्र 16 साल हो गई है तो आज भी मैं तय नहीं कर पाता हूँ कि उस उम्र में मैं किसे अधिक प्यार करता था, मगर आज उसके मायने बदल गए हैं। समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं। अब मेरे जीवन में न पापा है और मेरे 5 साल का होने से पहले दुनिया छोड़कर चले गए पापा की कई अलग अलग छवियाँ मेरे मस्तिष्क में अंकित हैं। वे एक ही दिन में विपरीत आयामों वाले कई व्यक्तित्वों को जीते थे। शाम को जब मैं खेलकर घर लौटता तो सेना की वर्दी बदल कर वे हल्के हो चुके पापा मुझे दोनों बाहों में ऊंचा उठा लेते, खुद से भी ऊंचा, और किचन में काम कर रही आप से कहते, देखना एक दिन मेरा बेटा कर्नल बनेगा और हमारे सेना की हिस्ट्री वाले खानदान का नाम रोशन करेगा। जब तक मैं हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलता तब तक पापा लिविंग रूम में बोतल खोलकर ग्लास में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े डाल रहे होते। तब मुझे उनकी लाल आंखों से डर सा लगने लगता। तब मोम आप मुझे उधर न जाने का निर्देश देकर दूसरे कमरे में पढ़ने बैठा देती। तब न जाने क्यों मुझे लगता कि ये वो वाले पापा नहीं हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही मुझे गोद में उठाया था। ये तो कोई डरावना सा गुस्सैल आदमी है जिसके पास जाने की भी मनाही है। पर मैंने उनका गुस्सा कभी देखा तो नहीं, न मेरे लिए और न आपके लिए मोम। मेरे कोमल हृदय पर तो केवल उनकी सरल मुस्कान अंकित है आज भी। सुबह पापा खूब मूड में होते रेडियो पर तेज आवाज़ में मन्ना डे और हेमंत कुमार के गाने सुनते और अखबार पढ़ते।
मैं उनके पास जाता तो गोद में उठा लेते और खूब प्यार करते थे, मगर नाश्ते के बाद सेना की कलफ लगी रुआवदार वर्दी पहनते, बूट्स के फीते बांधते हुए, वर्दी पर मेडल टांगते हुए एक बार फिर उनका व्यक्तित्व बदल जाता, चाल ढाल बदल जाती। वे बार बार आईने में अपनी मूछों पर ताव देते, अपने मेडल देखते और कोई मेडल धुंधला दिखाई देता तो तुरंत जेब से रुमाल निकालकर उसे चमका देते। बोलने की शैली बदल जाती। अब न वे मेरे पापा थे न आपके पति, अब वे सेना के एक अफसर थे। जब अर्दली और ड्राइवर आकर सैल्यूट करते तो वे बूटों को फर्श पर खटखटाते हुए सेना की चाल से अपनी जीप की ओर बढ़ जाते थे। मुझे आज भी याद है माँ, तुम कई बार कहती थी तुम्हारी पहली बीवी इंडियन आर्मी है, मगर मोम नहीं। माँ, तुम तो माँ थी न, खलिस माँ। सुबह से रात तक और रात से अगले दिन सुबह तक केवल ममता, वात्सल्य और प्रेम की वर्षा करती माँ। मुझे दुनिया के किसी तराजू में तोलने का अवसर मिलता तो भला तुम्हारे समकक्ष कोई खड़ा हो सकता था क्या माँ? तुम्हारे आंचल की छाह में लेटते ही मैं गहरे सपनों की दुनिया में खो जाता। तुम्हारी गोद ही मेरे लिए दुनिया का स्वर्ग था। हालांकि पापा के आलिंगन की वो गर्माहट मुझे आज भी ऊर्जा देती है, मगर माँ तो माँ है न, सदा प्रेम दर्शाती माँ, जीवन की राह दिखाती माँ। मैंने झट से केक का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में डाल दिया था। पापा आसमान की ओर मुंह करके जोर से ठहाका मारकर हंस रहे थे। उन्होंने हम दोनों को आलिंगन में भर लिया था। फिर एक दिन पापा घर आए, कड़क वर्दी में, अपने सीने पर लगे मेडल चमकाते हुए, बूटों को खटखटाते हुए घर नहीं आए। उस दिन उन्होंने मुझे बाहों में लेकर खुद से ऊंचा नहीं उठाया। आई थी तिरंगे में लिपटी हुई उनकी देह। लोग कहते थे वे मरे नहीं हैं, शहीद हुए हैं, मगर मेरा बचपन भी तो उसी दिन मर गया था ना माँ। मोम, जब तुम पर बहुत प्यार आता है तो मेरे मुंह से माँ ही निकलता है। पापा के जाने के बाद तुमने मेरे जीवन में उनका रिक्त स्थान भरने का कोई कम प्रयास तो नहीं किया था। दिन में 100 बार मेरी बलाएं लेकर सिसक उठती, मेरी पसंद के खिलौने लाती, आइसक्रीम, चॉकलेट और मिठाइयाँ लाती। फिर एक दिन हमारे आंगन में एक विषबेल अंकुरित हुई और रेंगते रेंगते ड्राइंग रूम से होती हुई बेडरूम तक फैल गई। उसकी गंध से मुझे घुटन होती थी, उबकाई सी आने लगती। उसके कांटे मेरे शरीर को लहू लुहान कर जाते थे माँ। फिर न जाने कब उस कंटकाकिरण विषबेल को तुमने अंगीकार कर लिया और उसने तुम्हें भी अपने पास में लपेट लिया था। अब जहरीले कांटे उस आंचल में भी चुभने लगे थे जिसकी छाह में मेरी दुनिया का स्वर्ग था माँ। एक खट्टी सी महक आने लगी थी अब मुझे वहाँ, जैसे दूध सड़ जाता है। पवित्र, पावन, वंदनीय और पूजनीय माँ के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मन के कच्चे मर्त भांड पर आज भी उस विषबेल के कांटों के जख्मों से रक्तस्राव होता है। एक गहरी टीस हृदय से उठकर मेरे पूरे व्यक्तित्व पर आच्छादित हो जाती है। खैर छोड़ो, आज भावुकता के झंझावात में बचपन की उन यादों से पर्दा हट गया था। क्षमा प्रार्थी हूँ, आज के बाद उस दौर का जिक्र कभी नहीं करूँगा। बस एक सवाल मन को हमेशा कचोटता रहेगा कि पापा के जाने के बाद आपके जीवन में आने वाले मिस्टर कपूर मुझ बालक से इतनी नफरत क्यों करते थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी और कपूर साहब की शादी से पहले कब आपके बीच ये समझौता हुआ होगा कि उस नवगठित परिवार में मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मुझे दादाजी के घर भेज दिया जाए। इसके लिए मुझ बालक की राय का तो कोई महत्व था ही नहीं, किंतु अनवरत आंसू बहाते हुए आप ही तो मुझे दादाजी के घर छोड़कर आई थी। आंसू मेरे लिए नहीं, आपके। आखिर माँ थी और कलेजे के टुकड़े को खुद से जुदा करते हुए आपके दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका एहसास मुझे आज भी है। जीवन का ये क्रूर समझौता आपने कितने अंगारों पर चलकर किया होगा और पाँव के वो छाले बरसों तक फूट फूट कर आपको असहनीय वेदना देते रहे होंगे, किंतु तराजू पर दो स्थितियां एक साथ तुल रही थी, नया जीवन, नया परिवार या मैं भला इतना नीच और स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ कि बचपन के एक टुकड़े पर आपकी ममता की छाप पाने के स्वार्थ में आपका पूरा जीवन मांग लूँ।
अब पापा आपको जीवन के मध्य भंवर में छोड़कर चले गए थे तो आपकी उम्र क्या थी और सामने था एक मरुस्थलीय विकराल अंतहीन सा लंबा पंथ। आप जीवन में कभी ये मत सोचना कि आपके उस निर्णय पर मुझे तनिक सा भी क्रोध या ऐतराज है। आपका चयन सही और समयानुकूल था माँ। शुरू में तो नई जमीन में जड़े जमाने में मुझे भी बार बार लगता था कि दम घुट जाएगा, शाखें सूख जाएंगी, किंतु धीरे धीरे मुझे दादाजी में पापा नजर आने लगे। वैसे भी मेरे लिए पापा जी की रक्त रंजित देह देखने से तो कहीं सरल एहसास था आपसे बिछो है। दादा भी आर्मी बैकग्राउंड से थे, इसलिए उनके साथ मेरी खूब मस्ती से चलती थी। वे बच्चों में बच्चा बन जाते थे। दादी मेरे खाने पीने और आपकी तरह ममता की थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती। माँ, उन दोनों ने आपके रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु तुम्हारे आंचल की दूध में नहाई सी महक कभी दोबारा नसीब नहीं हो पाई। मुझे हफ्ते भर रविवार के उस दिन का इंतजार रहता जब तुम मुझसे मिलने आती थी, मेरे लिए ढेर सारे चॉकलेट और खिलौने लाती, किंतु जब तक तुम दादाजी के घर में रहती मैं अपनी झोली तुम्हारे लाए उपहारों से नहीं, तुम्हारे ममता से भर लेना चाहता था। शुरू के दिनों में जब तुम आती तो मुझे सीने से लगाकर बिलक उठती थी। एक बिछोह का दर्द और एक अपराध बोझ सा तुम्हारे चेहरे पर होता, पर उस पल तुम माँ होती थी, खालिस माँ। धीरे धीरे तुम्हारे आने के समय का अंतर बढ़ता गया। अब तुम कभी 15 दिन और कभी महीनों में मुझसे मिलने आने लगी थी। माँ एकदम शुरू के कुछ महीनों को छोड़कर दादा दादी के घर आने के बाद समय से कुछ पहले ही जीवन की तपिश में तपकर परिपक्व हो चुका मैं कभी अपनी स्थिति से असंतुष्ट नहीं था। अपने दायरों से जल्दी ही समझौता कर लिया था मैंने, मगर कभी कभी स्कूल जाते समय बच्चों से लदी फंदी मेरी रिक्शा की बगल से मेरी छोटी बहन टीनू स्कूल छोड़ने जाती, तुम्हारी BMW सर से गुजर जाती तो मेरे बाल मन में एक कुंठा सी परम जाना सहज ही था ना माँ। पर वो बचपन था, अब नहीं। अब मुझे अपनी स्थिति को ठीक से एहसास हो गया है। मैं कैलाश नगर की पोस्ट कोठी में रहने वाला अभिजात्य बालक नहीं हूँ, बल्कि शहर के पुराने काजीपुरा के मध्यम वर्गीय परिवार का वंशज हूँ। खाकी पैंट और सफ़ेद कमीज पहनकर रिक्शे में जाने वाला सरकारी स्कूल का छात्र हूँ, पर मैंने अपने रास्ते चुन लिए हैं। समय ने मुझे पहले से ही मजबूत बना दिया है, किंतु तुम्हारे आगमन से मेरे शांत सरोवर में हृदय में लहरें सी उठने लगती हैं। मैं अपने बरसों से गढ़े गए व्यक्तित्व का पुनर्मूल्यांकन सा करने लगता हूँ। एक संक्रामण सा आ जाता है सोच में। दादा के जाने के बाद हम दोनों यानी मैं और दादी और भी अधिक स्वावलंबी और स्वाभिमानी हो गए हैं। यह परिस्थितियों ने बना दिया है। जैसे सोना तप तप कर और भी निखर जाता है, इस किशोरावे में एक घर के सारे पुरुषोचित दायित्वों को पूर्ण करने की क्षमता आ गई है मुझमें। बिजली का बिल भरना, सस्ते राशन की दुकान से क्यों में लगाकर सामान लाना और स्कूल, आखिर मेरी रगों में एक जुझारू कर्मठ और गौरवपूर्ण इतिहास वाले खानदान का रक्त बहता है। दादा की अब आधी पेंशन आती है जिसमें हमारा काम चल जाता है। अब मैं वो बात लिख रहा हूँ। ओफ, अपनी माँ को ये लिखते हुए मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए? मेरी कलम ने लिखने से बगावत क्यों नहीं कर दी? किंतु मुझे लगता है कि आज अपनी बात कहने से मैं भार मुक्त हो जाऊंगा। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे हृदय से उतर जाएगा और शायद तुम भी स्वयं में बंधन मुक्ति का अनुभव करो। क्या पता ये मेरी बढ़ती उम्र और परिपक्वता के साथ बदलता दृष्टिकोण ही हो, किंतु मुझे लगता है कि बदलते समय के साथ धीरे धीरे मेरी माँ पर मिसेज कपूर का व्यक्तित्व हावी होता गया है। तुम्हारे फैशन, चाल ढाल, बोलने का ढंग और तुम्हारे शरीर पर महंगे आभूषण व लंबी गाड़ी ने मेरे और तुम्हारे बीच एक अदृश्य सी दीवार खड़ी कर दी थी। हर बार मुझे और दादी को पूरे मोहल्ले की अजीब अजीब सी शंकाओं का, व्यंग्यों का और सवालों का जवाब देना पड़ता। वे एक माँ और बेटे के इस जीवन स्तर के अंतर को सवालिया निगाहों से देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि वो वर्ग भेद तुम्हें भी असहज कर जाता होगा।
कहीं न कहीं तुम्हारी भी तो आत्मा तुम्हें भीतर से कचोटती होगी। शायद इसलिए तुमने कई बार मुझसे कुछ रुपए देने का भी प्रयास किया, किंतु स्वाभिमानी दादी ने सख्ती से इनकार कर दिया था। एक और बात भी है जिसे कहकर भार मुक्त होना चाहता हूँ। इंसान हूँ ना माँ। हर बार एक एहसास से कमतरी, एक हीन भावना की कुंठा की हल्की सी परत मेरे दिल पर जम जाती है माँ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। असहाय कष्टकारक एक क्रूर शल्य आपने तब किया था जब 5 साल के बेटे को माँ से विलग कर दिया था। अब इतने वर्षों बाद एक दूसरी सर्जरी कराने का मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ। जीवन में दोहरे मापदंडों को झेलने वाली, सर्कस के कलाकार जैसे रस्सी पर स्वयं को साधते रहने वाली, थकान भरी दुरूह कवायद छोड़कर एक बंधन मुक्त जीवन जीने के लिए आप स्वतंत्र हो, और फिर मैं भी अपनी ज़मीन पर अपनी जड़ें और मजबूती से जमा सकूँगा। इसलिए आपसे आज अनुरोध कर रहा हूँ कि अब मत आना माँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।